अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। क्लास 9 केमिस्ट्री हमारे पास चैप्टर नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस। देखें हमारे पास जो केमिस्ट्री है बेसिकली हमारे पास पहले हमने जो डिफाइन किया था, हमारे पास 8 क्लास की साइंस में आपने पढ़ा, साइंस पढ़ी, उसमें से हमारे पास 3 बुक्स बनी है। एक केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हमारे पास साइंस थी क्लास 8 की, साइंस। बच्चे क्लास 8 में आपने साइंस पढ़ी है, उसी के हमारे पास आगे ब्रांचेज हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इसकी 3 ब्रांचेज हैं साइंस की। एक हमारे पास है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे फिजिक्स और थर्ड नंबर पे बायोलॉजी। बायोलॉजी अब इनकी जो ब्रांचेज हैं, असल में इनको क्यों बनाया गया साइंस की ब्रांचेस? क्योंकि हमारे पास जो साइंस का नॉलेज है, जब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कस किया, स्टडी की, तो इसका पूरी साइंस का जो नॉलेज है उसे इकट्ठा करना एक इंसान के बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने साइंस की ब्रांचेस बना दी। देखिए, अगर आप साइंस की ब्रांचेस में मतलब आप इंसानी जिस्म है, जितने भी जानदार चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बायोलॉजी को बना दी। पर बायोलॉजी एक ब्रांच बना दी, उसके अंदर टोटल जानदारों की स्टडी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंसान से रिलेटेड कोई चीज, किसी चीज का फोर्स लगा रहे हैं, या फिर कोई आपके पास गाड़ी है वो किस स्पीड से जा रही है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, किसी चीज का यूनिट निकालना, मतलब कि टेम्परेचर मेजर करना, ये सारी चीज, इन चीजों की जो स्टडी है उसके लिए उन्होंने एक अलहदा ब्रांच बना दी साइंस की, वो हमारे पास फिजिक्स थी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आपके जितने भी रिएक्शन की बात की जाए, जिसमें जो भी आप हमारे पास रिएक्शन है उनकी बात की जाए, तो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी। उसके अंदर आप जितनी भी लिविंग थिंग या जो भी आपके पास चीज, जितने भी रिएक्शन है उनकी स्टडी करते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो अब जब स्टडी की केमिस्ट्री के बारे में आगे स्टडी हुई, तो केमिस्ट्री की जो स्टडी की, तो इससे हमें ये पता लगा कि जो आगे केमिस्ट्री है इसकी भी आगे मजीद शाखें हैं, मजीद ब्रांचेज हैं। मतलब कि एक बंदा पूरी केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो एक बंदा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए भी मजीद आगे इसकी ब्रांचेज बना दी। इसी तरह फिजिक्स की ब्रांचेज है, इसी तरह बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी में हमारे पास बॉटनी आ जाता है, जोलॉजी, इसी तरह फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह उन्होंने केमिस्ट्री की भी आगे और ब्रांचेस बना दी, क्योंकि एक इंसान कभी भी पूरी केमिस्ट्री का नॉलेज इकट्ठा नहीं कर सकता, एक बंदा कभी भी पूरा नॉलेज हासिल नहीं कर सकता, इसलिए आगे इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया मजीद ब्रांचेस के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो फिजिक्स है उसकी भी मजीद ब्रांचेस है, उसका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको भी मजीद ब्रांचेस के अंदर डिस्कस किया गया। इसी तरह बायोलॉजी का भी हमारे पास जो नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा, उसके अंदर भी बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, मतलब कि अब इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भी मजीद आगे ब्रांचेस हैं। उनमें से जो आज हमारे पास जो ब्रांचेस हमने स्टडी किया, देखा जाए तो हमारे पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री है इसकी हमारे पास मजीद तकरीबन तकरीबन 13 ब्रांचेस और हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, और भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, ईटीसी। मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमने केमिस्ट्री को लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री है क्या। उसके बाद आज हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इसमें से ये बन सकता है कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड आल्सो डिफाइन इट्स 5 ब्रांचेस, या 5 ब्रांचेस पूछने गए, 4 पूछ ले गए, 6 ब्रांचेस। ठीक है, अब हमने जो पहली इसकी ब्रांच है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री
बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये हमारे पास ब्रांच, देखो ये ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसको हम इजीली ये भी बना सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करने लगे तो हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। विच एक्सप्लेन, विच एक्सप्लेन, which explain the behavior, which explain the behavior of substance, behavior of substance at atomic level, atomic level and molecular level, molecular level is called physical chemistry। अब देखें, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे पास ये जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री वो करेगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है विच एक्सप्लेन द बिहेवियर, जो कि बिहेवियर शो करती है, बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर जो एक्सप्लेन करे एट एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो ये वर्ड है हमारे पास एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल, इसका क्या मतलब है, जरा इस बात को समझिएगा कि हमारे पास एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, इसका क्या मतलब है। बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस किसी शे को कहते हैं, ठीक है, शे। बिहेवियर मतलब कि आपने जो कोई भी रिएक्शन है या जो कुछ भी हो रहा है वो जो उसके इफेक्ट है जो भी आपके पास एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे वो क्या है। अब देखें हमारे पास जो एटॉमिक लेवल है, सिंपल से इसको समझने के मैं आपको सिंपल सा तरीका है, ये देखें। मैं कहता हूं कि मेरे पास वाटर है, वाटर, वाटर का फार्मूला आपके पास होता है H2O, ये फार्मूला होता है ना H2O, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है, इसको देखो मैं कहूँ कि वाटर आपके पास मतलब दो आपके पास मॉलिक्यूल हैं किस चीज के, हाइड्रोजन के हैं, प्लस एक आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, इनसे मिलके आपके पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, और ये बड़े वाला मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ये मेरे पास ऑक्सीजन का एटम हो गया, ठीक है। अब देखें रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या चीज बन गई, इनका रिएक्शन हुआ है तो ये देखें, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ये मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब देखें इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ, कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या चीज बन रही है, ये हमारे पास बड़ा जो है वो मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, ये इस तरह कर लें, और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन आके लग जाता है। आपको पता है लास्ट टाइम हमने हाइड्रो वाटर की जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो किस तरह थी, देखें इसी तरह बनी थी वो, ये मेरे पास एक एक हाइड्रोजन लग गया इधर आके। अब देखें ये हाइड्रोजन लगे तो हमारे पास H2O बन गया, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि एटॉमिक लेवल स्टडी है, मतलब कि एक्सप्लेन करना है बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर एट एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये हमारे पास एटम है, मतलब कि ये आपके पास इसकी जो स्टडी होगी, जितनी भी ये स्टडी है आपके पास एटम की स्टडी है, मुख्तलिफ किस्म के एटम है, मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल बना रहा है, इनकी स्टडी आपके पास एटॉमिक लेवल कहलाएगा, एटम से निकला एटॉमिक लेवल, ठीक है, एटॉमिक लेवल।
और इसके बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलने मिलने से जो आपको मतलब के इसमें जो स्टडी है वो यही है कि हमारे पास के किसने इलेक्ट्रॉन लिया है और किस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इन इलेक्ट्रॉन का लेना या देना, उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आना पॉजिटिव आना, ठीक है, उन चीजों की जो मुकम्मल इनका एक बिहेवियर है, उनके बाद जो आपके पास न्यू सब्सटेंस बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, वो वाटर का मॉलिक्यूल बना है। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टडी है ये एटॉमिक लेवल हो गया। ये मॉलिक्यूल मतलब के मॉलिक्यूल बन गया आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मतलब सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन, फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी एटम की स्टडी एटॉमिक लेवल पे स्टडी की जाए, किसी भी एटम की, और उसके मॉलिक्यूलर की स्टडी मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स की स्टडी, एटम और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने, इन सब चीजों का जो रिएक्शन है, एटम्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लेना इलेक्ट्रॉन्स देना एक दूसरे को, उनके बाद बॉन्ड बनना, जो कोई मॉलिक्यूल बनना, कंपाउंड बनना, उनकी जो मुकम्मल स्टडी है वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी के अंदर हमारे पास इट आल्सो इंक्लूड, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ये भी है कि इट आल्सो इंक्लूड इट आल्सो इंक्लूड फिजिकल लॉ विच गवर्न्स द चेंज, इसके अंदर आपके पास फिजिकल लॉ भी होंगे, फिजिकल लॉ फिजिकल लॉज विच गवर्न विच गवर्न्स द चेंज, गवर्न मतलब के अंडर होना, किसी भी लॉ के अंडर होना, लॉ कोई भी लॉ यूज हो उसके अंदर जो चेंज आए उसकी स्टडी भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी। और इसी तरह इफेक्ट कंडीशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो पॉइंट है वो है इफेक्ट द कंडीशन, इफेक्ट द कंडीशन on the rate of reaction, on the rate of reaction, मतलब कि अगर इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम किसी भी रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करें तो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होगा। मतलब कि मैं ये देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मिनट के अंदर एक मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, 1 मिनट के अंदर एक मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है, ठीक है, जो हमारे पास एटम का रिएक्शन के बाद अगर मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर पहले था 20 सेंटीडिग्री था, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ 100 सेंटीडिग्री कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जाहिर है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाना या किसी चीज के अंदर कंडीशन चेंज करने से भी हमारे पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। जब मैंने 100 सेंटीडिग्री करा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो 20 बनने लग गए, ठीक है। मतलब कि कंडीशन चेंज करेंगे तो इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन का जो रेट है उसके ऊपर इफेक्ट पर रेट। अब देखें यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है रेट, असल में रेट का मतलब होता है शरह। यहाँ आप शरह की जगह पे आपके लिए इजी है, आप इसके जहां भी आपके पास रेट का वर्ड आए केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ केमिस्ट्री में आपके पास जहां पे भी रेट का वर्ड आए तो आप समझ लेना कि स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसकी जो कंडीशन है वो चेंज की तो हमारे पास स्पीड भी इसकी चेंज हो गई। 1 मिनट के मतलब के या पहले 20 मिनट में था, इधर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग मिनट्स में एक मॉलिक्यूल बनने लग गया, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप कंडीशन चेंज करेंगे आपके पास रेट की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपने कम अज कम आपने डेफिनेशन लाजमी याद करने के लिए है। डेफिनेशन देखो कोई मुश्किल नहीं है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ही ये ब्रांच है, विच एक्सप्लेन, जो का एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस,
किसी भी सब्सटेंस के बिहेवियर को एट एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मतलब कि एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल टोटल के अंदर जितना भी चेंज, जो कुछ भी, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देना लेना, ठीक है, वो जितना भी आपके पास इसका बिहेवियर है, वो सारी की सारी स्टडी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो आपकी बुक में जो दिया हुआ वो पहले उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया हुआ, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लेते हो तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, उसकी स्टडी है, वो थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर आप बच्चों ने प्रीवियस क्लास 8 क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, उसके अंदर कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं, पीरियड कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, ये सारी की सारी आपने स्टडी की थी प्रीवियस क्लास में। 8 क्लास की जो साइंस है वहां पे पीरियोडिक टेबल दी हुई, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल थी जो, उसके अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो कितने हैं, कितने, 118 एलिमेंट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है जो हमारे पास, पीरियोडिक टेबल के टोटल जो एलिमेंट हैं वो 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट हमारे पास 118 थे। अब देखें हमारे पास इन जो टोटल 118 एलिमेंट हैं, इनमें से आप दो एलिमेंट्स को निकाल दें, दो एलिमेंट्स को एक साइड पे कर दें, बाकी को एक साइड पे कर दें। ये देखें, ये इधर मैं लिख देता हूँ, दो एलिमेंट्स को मैंने इधर निकाल दिया, ये मेरे पास दो एलिमेंट्स इधर आ गए, दो एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। बाकी मेरे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 118 में से दो को निकाल दे तो 116, 116 एलिमेंट्स, ये मैंने दूसरी साइड पे ले ली। अब असल में जो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, ये वाले दो एलिमेंट्स, इन्हीं को हमने नाम दे दिया किस चीज का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इन दो एलिमेंट्स के लिए, सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के लिए हमने एक अलहदा केमिस्ट्री बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे दिया, ब्रांच है आपके पास केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये टोटल अगर देखा जाए, टोटल आपके पास 118 एलिमेंट है, जितनी भी हमारी जो ये दुनिया है, इसके अंदर जितनी भी चीजें, यहाँ तक के इंसान, हमारी टोटल ये दुनिया हमारे पास इन 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। मतलब कि इन 118 एलिमेंट से ही मिलकर टोटल जितनी भी कायनात है ये बनी हुई है, ठीक है। अब देखें उनमें से दो एलिमेंट्स को अलहदा निकाल दिया है और 116 को अलहदा निकाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनको नाम दे दिया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बात तो सोचने की है, वो कैसे, कि सर आप ये भी तो कह सकते थे कि चलें दो का तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता, दो एलिमेंट्स को एक साइड पे रख दिया 116 को, इससे अच्छा आप 50-50 कर लें, ऐसे ही। अब देखें आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, जो ये मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि इनसे जो अखज होते हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब अखज होना, माखज होना, ठीक है, इनसे जो कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। 1 करोड़ एलिमेंट या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, कंपाउंड्स, इन दो से बनते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है हमारे पास 116 एलिमेंट हैं, इनके 1 करोड़ एलिमेंट नहीं बनते, इनसे ज्यादा तादाद इनकी है, ठीक है।
तो इसीलिए हमने इनकी जो स्टडी है, इनके लिए हमने सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की स्टडी के लिए हमने एक ब्रांच ही अलग कर दिया। ठीक है, इनकी स्टडी को हमने नाम दे दिया है इन दो एलिमेंट्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनको इनऑर्गेनिक। अब ये दो एलिमेंट हैं कौन से? ये दो एलिमेंट आपके पास हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कॉन्टेनिंग एलिमेंट है, कार्बन कॉन्टेनिंग एटम है, जो वो एटम है जो कार्बन रखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं। वो आपके पास दो एलिमेंट्स की स्टडी आपके पास कहाँ पे आ जाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसकी हम डिफाइन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द ब्रांच विच डील विद द branch of chemistry, the branch of chemistry deal with the carbon containing carbon containing compound, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड हम किनको कहते हैं? कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड वो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन जो हाइड्रोकार्बन रखते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। मैं इधर ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स का मतलब है अखज करना या फिर माखिज। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव्स अखज या फिर माखिज। ठीक है, मतलब कि इनसे कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से है, और आपके पास इनसे जो भी कंपाउंड बनते हैं उन सबको हम डेरिवेटिव, मतलब कि इनसे बनाए जाने वाले और कंपाउंड को डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ तक इसके हमारे पास डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विद द कार्बन कॉन्टेनिंग डील विद द कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। वो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कौन से? हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स। इसके अलावा हमारे पास एक्सेप्ट, सिवाय, मां सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्ट किन के? कार्बोनेट के, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स मां सिवाय इनके, इन एलिमेंट के। मतलब कि देखो, देखा जाए तो कार्बाइड यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है और यहाँ कार्बोनेट्स यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है। कार्बन तो है ये, इनके अंदर भी कार्बन है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनकी स्टडी नहीं करते। ठीक है, इनके अलावा आपके पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन और इनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी होती है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, मां सिवाय के इनके, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स के, ऑक्साइड के एंड कार्बाइड्स के। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं कि कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स और ऑक्साइड, ये इनके अंदर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनकी स्टडी हम क्यों नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखें, मेरे पास ये 118 एलिमेंट है, इनमें से दो, मतलब के एग्जाम्पल ले लो, 118 में से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इनके हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो दो एटम है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब मैं इसके एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैथीन, CH4। ये CH4 मैथीन गैस जो हम अमूमन घरों में भी यूज करते हैं। ठीक है, वही मैथीन। अब देखें, ये मेरे पास मैथीन गैस है CH4, तो मैं इसको थोड़ी इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में इसे लिखूं तो ये मेरे पास C, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये हमारे पास मैथीन का फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास इसका ये है। अब देखें,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी हम स्टडी करेंगे, किस वजह से, क्योंकि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और इनके डेरिवेटिव्स। अब देखें, दूसरा मेरे पास है, पेट्रोल को ले लें। पेट्रोल का फार्मूला हमारे पास होता है C6H14। ये मेरे पास C6 एग्जाम्पल है, C6 और H14, ये हमारे पास पेट्रोल का फार्मूला, ठीक है। अब देखें इनकी स्टडी, मतलब कि अब बात तो वही आ गई, जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं वो एलिमेंट्स से, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब के कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं, उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, और उनके साथ में डेरिवेटिव। अब देखें डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। डेरिवेटिव्स मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं, इस हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, निकालने डेरिवेटिव्स बनाना सिखा रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। माखज मतलब कि अखज करना, किसी भी कार्बोहाइड्रेट से अखज किए हुए, माखज किए हुए कंपाउंड, न्यू कंपाउंड, उनकी जगह पे उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, निकालने के बाद इसकी जगह पे मैं Cl को लगा दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज, ये इधर बना देता हूँ। नेक्स्ट मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, ये कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला एक कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया। निकालने की जगह इसके जगह पे मैं Cl लगा देता हूँ, ये मैंने Cl लगा दिया। अब जो ये Cl लगा है, तो इसी चीज को हम, ये जो हमारे पास अब एक कंपाउंड बना, इस पूरे कंपाउंड को हम इसका मेथीन का डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर से किसी एक एलिमेंट को निकालना, उसके जगह पे कोई और एलिमेंट आकर लगा देना, उस जगह पे दूसरा एलिमेंट, एटम नहीं, किसी एक एटम का निकाल, एटम की जगह से एक एटम निकाल के कोई दूसरा एटम लगाना, तो वो हमारे पास उस कंपाउंड का डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है। कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये इसका फार्मूला है हमारे पास, मतलब कि डेरिवेटिव्स। अब देखें एग्जांपल, हमारे पास जो डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन कर लेते तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द कार्बन कॉन्टेनिंग, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करता है जिसके जो कार्बन रखते हैं, कॉन्टेनिंग कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, आपके पास हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गए, और उनके डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स हो गए। और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर हम थोड़ी सी एक्सप्लेन उन्होंने और किया हुआ है, इट इंक्लूड इट इंक्लूड इंक्लूड इसके अंदर और इंक्लूड क्या किया गया है, एक तो उन्होंने किया है यहाँ पे, इट डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट डिस्कस द properties and structure, discuss the properties and structure ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर इसे भी इंक्लूड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसके अंदर जो स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को भी करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी कहते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर हो गई और इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या खसूसियात, मतलब कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये कोवलेंट बॉन्ड रखते होंगे, ठीक है। यही है इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास सामने है, जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वो आपके पास उसकी स्टडी, मतलब कि स्ट्रक्चर आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी खसूसियात वो ये हैं कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते होंगे।
कोवलेंट बॉन्ड होगा इनके दरमियान, ना कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, ये कैटिनेशन शो करते हैं। कैटिनेशन का मतलब कि कार्बन के साथ लंबी लंबी चेनें बनाना, इस तरह के, ये आपके पास कैटिनेशन शो करना। ठीक है, कार्बन के साथ लंबी लंबी चेनें बनाना, ये कैटिनेशन शो, इसका मतलब कैटिनेशन शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसके एक और है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेक्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार करते हैं। ठीक है, यही इनके हमारे पास खसूसियात हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, अब देखें, बात मैं कर रहा था कि हमारे पास डेफिनेशन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो तीन कंपाउंड दिए हुए थे, इनके अलावा आपके पास सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो। ठीक है, अब देखो, देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये भी है, इसके अंदर भी कार्बन है, कार्बाइड, इसके अंदर भी कार्बन आ रहा है। अभी आपने कहा है कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी जिसके अंदर आपके पास कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए तो इसके अंदर भी आपके पास कार्बन आ रहा है, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं करते। किस लिए नहीं करते? उसकी मेन वजह यही है कि आपके पास जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आपके पास Na2CO3, ठीक है, ये कार्बोनेट हो गया। उसके बाद आपके पास ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 हो गया। और इसी तरह आपके पास कार्बाइड है, कार्बाइड CaC2। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड नहीं देते, इनके जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते होते हैं। ठीक है, इस वजह से भी इनको हम, अब देखो यही बात है ना, इट इंक्लूड, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अंदर इंक्लूड ये चीज है, इट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की जाती है और स्ट्रक्चर भी डिस्कस की जाती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके अंदर एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड रख लें, दूसरा वो कैटिनेशन शो कर रहे हैं। अब ये जितने भी हैं आपके पास ये कैटिनेशन शो नहीं करते, इस वजह से भी इनकी हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं करते। देखो सिंपल सी बात है, एक इंसान है तो इंसान इंसान क्यों है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं। वो कैसे? हम कहते हैं दो हाथ हैं, दो आंख है, नाक है, दो कान है, मुंह है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो सोचने और समझने की सलाहियत रखता है। ठीक है, बोलने की सलाहियत रखता है। अब इसी के बरक्स में मैं बात करूं कि इंसान जो एक बंदर है, उसके देखो दो पाँव है, दो हाथ है, दो कान है, दो आंखें हैं, लेकिन उसके अंदर जो खसूसियात हैं वो पूरी नहीं है। वो क्यों? वो बोल नहीं सकता। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी तरह है, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खसूसियात हैं, जिनकी बिना पर उनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उनको रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन को। अब देखो कार्बन ये भी है, लेकिन इनकी कोई जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है, यही आज का हमारा लेक्चर था। अच्छा, दूसरा ये जो हमारे पास नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही इंट्रोडक्शन करा दे, तो ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर आपने सिर्फ आपने क्या करना है, इन दो एलिमेंट्स के अलावा, दो एलिमेंट्स हैं आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑल एलिमेंट स्टडी, जितनी भी स्टडी एलिमेंट्स की वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है, यही आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।